वो लंदन से लौट के चले आए तब उन्होंने फिर शुरू कर दिया। 1932 में ये शुरू हुआ और ये वैसे चला 1934 तक। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस समय बहुत चौकन्नी थी। वो जान रही थी कि गांधी जी शांत तो बैठने वाले हैं नहीं, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को, उन्होंने सोचा था कि अगर ये आंदोलन शुरू करते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुआ भी यही, गांधी जी जब आंदोलन करने जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार गिरफ्तार करके बम्बई के यरवदा जेल महात्मा गांधी को पूरा किया गया। यरवदा जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को भले जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन 1932 से कई आंदोलन किसान लोग करने लगे। जो भू राजस्व कर ब्रिटिश सरकार को देते थे वो बंद कर दिया उन्होंने। पूरी जनता विद्रोह करने लगी। गांधी जी तो जेल में बंद ही थे। तो इस समय आंदोलन फिर उसी चरम परिस्थिति में आ गया और कई नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया। छोटे मोटे नेताओं को मिलाकर लगभग 1,20,000 लोगों को ब्रिटिश सरकार को बंद करना पड़ा था उस समय। इतनी भयंकर ये आंदोलन चल रहा था। इसी समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि आपस में बांट दें। जो दल है भारत में उस समय, जो दल थे जैसे उदारवादी दल थे, अंबेडकर का अलग दल था और मुस्लिम लीग का अलग दल था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद एक क्या कहते हैं प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का एक आदेश आता है, एक निर्णय आता है जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 को इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड या हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत। ये सांप्रदायिकता ये थी कि किसी भी दो धर्म के बीच में आपस में मनमुटाव को पैदा कर दिया जाए या किसी भी जाति में आपस में मनमुटाव पैदा कर दिया जाए। तो उस समय के प्रधानमंत्री ने एक आदेश जारी किया कि जिस प्रकार मुस्लिम वर्ग को और सिख लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल मिलता है, सुविधा मिलती है, वैसे ही दलित वर्ग को भी दिया जाएगा। ये आदेश आ गया रैमजे मैकडोनाल्ड का 16 अगस्त 1932 को। इसमें देखिए एक पृथक निर्वाचक मंडल आप लोग समझ लीजिए 1909 के एक्ट में सबसे पहले ये मुस्लिम लोगों को दिया गया था। इसमें नियम ये होता था कि अगर कोई मुस्लिम चुनाव लड़ेगा तो वोट सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। इसी प्रकार 1919 के अधिनियम में सिख लोगों को दे दिया गया। तो जब 1932 का ये आदेश आया रैमजे मैकडोनाल्ड का, तो उस समय भारत में आंदोलन चल ही रहा था। गांधी जी जेल में बंद थे। जब गांधी जी को ये पता चला तो गांधी जी जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन में हुई। आमरण अनशन ये आमरण अनशन का उनका ये उद्देश्य था कि जो भारतीय हिंदू धर्म है उसमें अगर इसी प्रकार जातियों को अलग करके ब्रिटिश सरकार ये बांटने की जो राजनीति करेगी तो भारत में आपस में लोग क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसी विरोध में, सिर्फ इसी विरोध के कारण गांधी जी पूना के यरवदा जेल में अनशन करने के लिए बैठ गए। उस समय ये मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। तो अंबेडकर को भी कई नेताओं ने, भारतीय नेताओं ने समझाया। इस समय दो लीडर का बहुत महत्वपूर्ण रोल था कि वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में किसी तरह समझौता हो सके। इसके लिए जो पहल किया वो पहल किया मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के प्रयास से आगे तो देखिए ये इन लोगों के प्रयास से अंबेडकर देखिए हर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो अंबेडकर की जो मांग थी दलित वर्ग के रक्षा के लिए, दलित वर्ग के उत्थान के लिए, वो मांग दूसरे तरीके से ब्रिटिश सरकार ने उनको पृथक निर्वाचक मंडल देकर ये मांग लिया। तो जब गांधी जी अनशन पर बैठे तो दो लोगों ने समझौता की कराया, फिर बीच में इन लोगों के बीच में समझौता हुआ और इतिहास में इस समझौते को कहते हैं पूना का समझौता, पूना पैक्ट या पूना समझौता। और ये समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ। इस समझौते, चूंकि अंबेडकर ही मेन मांग रहे थे उसकी दलित वर्ग के उत्थान के लिए, तो अंबेडकर जी को राजी किया गया। उन्होंने जो अपनी मांग थी वो छोड़ दिया दलित वर्ग। तो इसके लिए उस समय जो चुनाव होते थे और सदन, उस समय कौन कौन सदन थे? उस समय भी सदन थे कि नहीं थे? केंद्र में देखिए उस समय केंद्र, जैसे आज सदन है, केंद्रीय विधानसभा था, संघीय सभा था, वैसे ही राज्य में जैसे आज यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है, वैसे उस समय भी विधानसभा थी। तो जैसे आज भी जो सीटें लोकसभा की लड़ी जाती हैं उनमें आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, आरक्षित मिलता है। तो वैसे ही उस समय जब चुनाव लड़ा जाता था तो चुनाव में आरक्षण था। तो जब ये समझौता हुआ तो समझौते में तो जो पहले आरक्षित सीट थी उसकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी जो सीट पहले से रिजर्व थी, पहले थी 71 सीट, अब कितना कर दिया गया? 147। पहले प्रांतों में दलित वर्ग के लिए सिर्फ 71 सीट, जब जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनके लिए 71 सीट आवंटित थी कि 71 दलित वर्ग के लोग जरूर चुने जाएंगे। अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया 147। पूना के समझौते में पहली बात हुई कि 71 से सीट बढ़कर हो गई 147। दूसरी बात ये हुई कि केंद्रीय विधानसभा, जिसको हम आज लोकसभा कहते हैं, वहाँ में जो आरक्षण दिया जा रहा था उस सीट पे 18% की वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा में दलित वर्ग की सीट पर 18% वृद्धि कर दी गई। इसी को कहते हैं पूना का समझौता। ये समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, और इस समझौते को कराया था मध्यस्थ रूप में, ज़्यादातर भूमिका मदन मोहन मालवीय की थी और राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे उसमें। तो ये समझौता हुआ 1932 ईस्वी में। इसके बाद गांधी जी ने अपना आमरण अनशन छोड़ दिया। इसी बीच में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और ये सम्मेलन हुआ 1932 से 1932 के बीच में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 से 1932, यानी ये हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में। ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें 46 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। कांग्रेस ने इसलिए भाग नहीं लिया था कि उनकी मांग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मांगी ही नहीं गई थी। जो मांग उनकी थी उस मांग को मांगी ही नहीं गई थी उनसे।
तो अपनी मांग ना मानने के कारण वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद क्योंकि भारत में इसके पहले कौन सा अधिनियम था, अभी तक कौन सा अधिनियम चल रहा था, 1919 का, तो उसके 10 साल बाद ही ये अधिनियम पारित होना था। लेकिन बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, साइमन आयोग का विरोध हो गया, इस कारण ये टलता चला गया। फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, कई भारतीयों को बुलाकर बातचीत हुई, तो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बाद ही एक अधिनियम बना। उस अधिनियम में बहुत सी चीज़ें शामिल थी, जैसे साइमन आयोग की रिपोर्ट भी शामिल थी जो उन्होंने सुझाव दिया था, नेहरू रिपोर्ट भी शामिल थी, नेहरू रिपोर्ट में जो मांगे थी वो भी शामिल थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो बहुत समान चीज़ें थी वो भी शामिल थी। तो यानी साइमन आयोग और ये क्या कहते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट, ये सभी को मिला के एक अधिनियम पास होता है 1935। इसके पहले एक श्वेत पत्र जारी होता है। श्वेत पत्र देखिए क्या है श्वेत पत्र है? सरकार का आधिकारिक पत्र होता है श्वेत पत्र। ये जब आप संविधान में पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। श्वेत पत्र सरकार क्या कहते हैं, अपने काम को संसद में पेश करती है। उस श्वेत पत्र का मतलब होता है कि हम ईमानदारी से काम, जो भी अधिनियम बना रहे हैं ना, ईमानदारी से पेश किया जा रहा है। तो ब्रिटिश संसद में भी हमारे देश का जो अधिनियम बनता था, ब्रिटिश संसद में बनता था, वहाँ एक श्वेत पत्र पेश किया गया और इस श्वेत पत्र को पेश किया गया लॉर्ड मिलग्रोव ने। लॉर्ड मिलग्रोव के द्वारा एक श्वेत पत्र पेश किया गया और एक कमेटी भी बनी, संयुक्त कमेटी। इसी कमेटी के सुझाव पर श्वेत पत्र, तीनों गोलमेज सम्मेलन, साइमन आयोग, इसी सम्मेलन पर एक अधिनियम बना और ये अधिनियम बना 1935 का। ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये ब्रिटिश शासन काल के द्वारा उनके बनाया गया अंतिम अधिनियम था 1935। इस अधिनियम में बहुत सी चीज़ें थी। इस अधिनियम में भारत में फिर से एक नया सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया जो आज भी है नई दिल्ली में। इसी अधिनियम में पहली बार जो वैसे स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, वो प्रांतों में कहा गया कि जैसे आज हमारे प्रांत में मुख्यमंत्री हैं, वैसे ये कहा कि आपको केंद्र में नहीं देंगे, प्रांत में हम आपको स्वायत्तता देते हैं। प्रांत में भारतीय अपनी सरकार बना सकते हैं, उनके पास पूरा विषय रहेगा कि वो पूरा कानून बना सकते हैं। तो इस 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी खास बात थी प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इस प्रांत इसमें था 1935 के। इसमें यह भी था कि जो द्वैध प्रशासन है वो केंद्र में लागू हो जाएगा, यानी गवर्नर जनरल और एक जो कार्यकारिणी समिति में जो लोग चुन के आएंगे उनमें विषय का बंटवारा होगा, ये केंद्र में था। तो इस अधिनियम का, सभी अधिनियम का कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी, लेकिन इस अधिनियम का सभी लोगों ने समर्थन किया। क्यों समर्थन किया? यही प्रांतीय स्वायत्तता का। उनको ये अवसर मिल गया कि अब हम लोग चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद जो मांगे हैं, लोगों की मांग है, क्योंकि देखिए प्रांत के कौन कौन से विषय होते हैं। कई विषय ऐसे प्रांत के होते हैं जो बेसिक रूप से किसान से संबंधित होते हैं, जैसे कृषि विभाग, देखिए कृषि है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, ठीक है, ये सारे विषय
राज्य को ही दिए जाते हैं, अभी भी राज्य को ही है। अभी भी आप देखेंगे सूची का बंटवारा जो हुआ है वो राज्य को। तो 1935 के अधिनियम का सभी लोगों ने स्वागत किया। 1935 के अधिनियम के तहत ही चुनाव होना था और ये चुनाव हुआ 1937 ईस्वी। 1937 में चुनाव हुआ। उस समय देखिए जब चुनाव हुआ उस समय ब्रिटिश शासन काल में भारत की क्या स्थिति थी, भारत में कितने प्रांतों में ये चुनाव हुआ। उस समय जैसे आज हम लोग कहते हैं 28 राज्य हैं, उस समय ब्रिटिश के मात्र इस समय 11 प्रांत थे। 11 प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास, असम, ये 11 प्रांत थे। उस समय इन्हीं 11 प्रांतों में चुनाव होना था। इन्हीं 11 प्रांतों में ये ब्रिटिश प्रांत कहे जाते थे। बाकी रियासत थी, बड़ी बड़ी रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, भोपाल रियासत थी, बहुत लोग बड़ी बड़ी रियासत थी। ये रियासत स्वतंत्र थे। इस अधिनियम में ये कहा गया था कि अगर राजा पूरा एक संघ की बात की गई थी कि सभी पूरे देश में चुनाव हो और सभी रियासत लोग पूरा मिलके चुनाव लड़ें और एक ही सरकार का गठन हो सकता है, लेकिन रियासत लोग शामिल नहीं हुए। उन्होंने 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान किया गया उसका रियासत ने समर्थन नहीं किया, वो अपनी स्वायत्तता चाहती थी। 1935 के अधिनियम में एक बात कही थी कि संघ का निर्माण होना, ठीक है। जैसे आज संघ है, आज क्या है, भारत राज्यों का संघ है। हमारे देश में जो व्यवस्था है वो मिली जुली है, राज्य को भी स्वायत्तता है और केंद्र को भी स्वायत्त है। लेकिन संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं कि राज्य मनमानी नहीं कर सकता है, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं कि केंद्र सरकार को अधिक अधिकार दिया गया है, कुछ ऐसे कानून बनाया गया है। ये आपको अनुच्छेद भी बता दे रहे हैं, जैसे 249, 252, 356, ठीक है, ये अनुच्छेद 249 है, 252 है, अनुच्छेद 250 है। 249 में देखिए आज भी संविधान में ये लिखा गया है कि अगर राज्यसभा अगर ये पारित कर देती है तो केंद्र सरकार राज्य के विषय पे भी कानून 1 साल के लिए बना सकती है, ठीक है। जैसे राज्य का जो विषय है वो तो राज्य का ही विषय है, लेकिन अगर राज्यसभा पारित कर दे, अनुच्छेद 249 में दिया गया है, तो लोकसभा को ये अधिकार मिल जाए तो केंद्र सरकार राज्य के जो विषय हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस का विषय है, परिवहन का विषय है, तो उस पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। इसी प्रकार 250 में दिया गया है कि अगर 2 राज्य केंद्र सरकार से कहें कि हमारे विषय पे कानून बनाइए तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। और 356 में तो केंद्र सरकार को दिया गया ही है कि अगर राज्य सरकार प्रशासनिक विफलता होती है तो उस पर समाप्त कर सकती है, उसकी सरकार को उस समय रोक सकती है। तो ये उसी समय ये संघीय व्यवस्था की बात कही गई थी कि केंद्र में अलग और राज्य में अलग सरकार बने, लेकिन रियासत लोग शामिल नहीं हुए। तो 1937 में चुनाव हुआ, 1937 में चुनाव हुआ, कई पार्टियों ने चुनाव लड़ा और कई जगह सरकार बनी। कांग्रेस की कहाँ सरकार बनी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, बिहार में पूर्ण बहुमत, उड़ीसा पूर्ण बहुमत, मध्य प्रांत पूर्ण बहुमत, संयुक्त प्रांत पूर्ण बहुमत, असम पूर्ण बहुमत। ये 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई।
आगे चलकर उन्होंने कुछ पार्टियों से मिलजुल कर भी सरकार बनाई, जैसे बम्बई में भी सरकार बनी कांग्रेस की, और असम में भी मिलीजुली सरकार कांग्रेस की बन गई, और आगे चल के आपका ये क्या कहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत में भी बन गया मिलीजुली सरकार। 8 जगह बन गई थी आगे चल के, 5 में बहुमत था, लेकिन 8 जगह कांग्रेस पार्टी ने आगे चल के सरकार बना ली। 5 जगह बम्बई में उनको 2 सीट कम मिला था, वो बड़ी पार्टी थी, लेकिन बम्बई में सरकार बना लिया उन्होंने। ठीक है, सरकार कांग्रेस, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कांग्रेस पार्टी ने 1937 के चुनाव में 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। ये 8 राज्य देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत 1, बिहार 2, उड़ीसा 3, बम्बई 4, मध्य प्रांत 5, संयुक्त प्रांत 6, मद्रास 7 और असम 8। ठीक है, पंजाब में देखिए सिकंदर हयात खान मुख्यमंत्री थे, सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री थे। उस समय देखिए प्रांत के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था, इस समय मुख्यमंत्री कहा जाता है ना, उस समय प्रांत के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रांत के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पंजाब में सिकंदर हयात खान, इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के थे, इन्होंने सरकार बनाया। बंगाल में जो बंगाल, इसमें फजलुल हक ने सरकार बनाई, ये कृषक प्रजा पार्टी। और सिंध में अल्लाह बख्श, ये यहाँ के प्रधानमंत्री थे, बाद में बंदे अली खान ये हो गए। और देखिए संयुक्त प्रांत में आपके गोविंद वल्लभ पंत, ये प्रधानमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत। मध्य प्रांत में एन.पी. खरे, बंबई में बी.जी. खरे, उड़ीसा में पी.एन. दास, और मद्रास में राजगोपालाचारी, और असम में गोपीनाथ बारदोली। ये लोग गोपीनाथ बारदोली ये असम में थे। इस तरीके से देखिए बिहार में भी कोई था सरकार, सच्चिदानंद करके बिहार का सच्चिदानंद का याद नहीं आ रहा, सच्चिदानंद करके थे। तो इस प्रकार देखिए ये 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, 8 पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। और ये जो सरकार बनी, इस सरकार में बहुत से काम भी किए। उस समय उनके पास जो डिपार्टमेंट था, जो विभाग था, उस पर काम भी किया उन्होंने। 1937 में बम्बई की सरकार ने 1937 ईस्वी में एक कपड़ा आयोग का गठन किया, और 1938 ईस्वी में औद्योगिक विवाद अधिनियम को पारित किया गया। बंबई में पारित हुआ। 1938 में। इसका मतलब ये था कि जो लोग हड़ताल करते हैं, मजदूर लोग जो अपनी मांग मांगते हैं, तो उनको बहुत सख्ती से ना निपटा जाए, उनकी मांगों पर विचार किया जाए। इसीलिए ये देखिए कई बार ये आगे तो क्वेश्चन आ चुका है। 1938 में बम्बई की सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया था। इसी प्रकार संयुक्त प्रांत और बिहार में भी कृषक अधिनियम पारित हुए 1938 में, संयुक्त प्रांत और बिहार।
एवं बिहार में अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत जमींदारों से जो लगान जबरन वसूलते हैं उनसे कृषकों को लाभ हुआ। तो कहने के मतलब है कि जब कांग्रेस की आज़ादी से पहले ये छोटी सी जो सरकार गठन हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी ने अनेक काम किया। उस समय ये सरकार इसी तरीके से चल रही थी, लेकिन 1939 में दुनिया में शुरू हो जाता है दूसरा विश्व युद्ध। तो मिटा दें 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। वायसराय के पास देखिए सैनिक शक्ति का पूरा अधिकार था, सेना की भर्ती, सेना का युद्ध में शामिल करना, ये सारा अधिकार था। तो उस समय के जो वायसराय थे उन्होंने क्या किया कि भारतीय सेना को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया और कांग्रेस से पूछा भी नहीं, कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछा, तो शामिल कर दिया दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना को। कांग्रेस पार्टी ने एक बार वायसराय से बातचीत भी की कि आप बिना पूछे, मतलब हम लोग से बातचीत करिए, हम आपकी सहायता कर सकते हैं पहले, लेकिन वायसराय ने ठीक नहीं समझा। उन्होंने बिना पूछे भारतीय सेना को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसी के विरोध में जो ये प्रांत में सरकारें गठित हुई थी कांग्रेस की, इसी के विरोध में उन लोगों ने त्याग पत्र दे दिए। सिर्फ 28 महीने का शासन किया गया। माह के शासन के बाद कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने त्याग पत्र दिया। 28 माह के बाद ये त्याग पत्र दे दिया। 1939 में ये त्याग पत्र दे दिया। ये जब त्याग पत्र दिया तो उस समय मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए। कारण ये था कि वो तो जो चुनाव लड़े थे उसमें किसी में तो ज़्यादा तो जीत नहीं पाए थे। मुस्लिम लीग की जो सरकार भी बनी थी वो पंजाब में बनी थी और बंगाल में बनी कुछ दिन के लिए, वो भी आपस में मनमुटाव हो गया उन लोगों में। तो मुस्लिम लीग को लगा कि ये तो हमको मुक्ति मिल गई, इसीलिए उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये इसी कारण कि ये कांग्रेस पार्टी जो चली गई गवर्नमेंट से, इसीलिए उनको बड़ा खुशी हुआ। उन्होंने इसको मुक्ति मान लिया। इस प्रांतों से कांग्रेस की सरकार चली गई। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये मुस्लिम लीग का ये मुक्ति दिवस होता है। इसके बाद देखिए मुस्लिम लीग यहीं से अब अपना पहली बार मांग करती है एक देश का, पहली बार पाकिस्तान का। वैसे एक अलग देश बनाने की बात, ये पाकिस्तान की जहाँ तक बात आती है तो ये अलग देश बनाने की बात सबसे पहले 1930 ईस्वी में इन्होंने कहा था। क्या नाम था? इकबाल ने। देखिए तो आप समझिएगा ये क्वेश्चन कई बार आता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 3 तरीके के कई बार आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एक अलग देश बनाने की बात कही इकबाल ने, और ये एक सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में 1930 ईस्वी में। इलाहाबाद का मुस्लिम लीग का अधिवेशन इसी अधिवेशन में इकबाल ने एक अलग देश बनाने की बात की। पाकिस्तान
पाकिस्तान शब्द नहीं कहा था, सिर्फ देश कहा था, ये एक अलग देश होना चाहिए। ये पहली बार उन्हीं के मन में आया। उसके बाद जो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख होता है कि पाकिस्तान ये कहाँ से आया ये शब्द, वो 1933 में एक छात्र जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने ही अपने एक पत्रिका में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। 1933 चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये चौधरी रहमत अली ने, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने ही ये शब्द का, और इस शब्द का जो उन्होंने बताया उसको अलग अलग प्रांत, इस पाकिस्तान का उन्होंने अलग अलग प्रांत बनाकर इस शब्द का गठन किया। जैसे पा, इस पूरे पा का मतलब हो गया पंजाब और अफगान। का, ये का से हो गया कश्मीर, और ये स्थान, ये आपका जो आधा सा है इससे हो गया सिंध, और ये जो तान अंतिम है इससे हो गया बलूचिस्तान। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने प्रांत बनाने की बात उस समय ये कही गई थी, ठीक है, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। सिंध तो उनके पास है, उन्होंने कहा था तो कटने के बाद सिंध है, बलूचिस्तान भी उनके पास है, पंजाब का आधा हिस्सा है, अफगान तो एक अलग देश है, अफगान प्रांत तो उनको नहीं मिला, लेकिन अफगान तो एक। तो जो इन्होंने शब्द कहा उस शब्द में बाद में माउंटबेटन की योजना में ये रखा गया, प्रस्ताव लाया गया था। तो इसी शब्द से ये पाकिस्तान की मांग शब्द इन्होंने कहा, लेकिन ये शब्द को इस समय कहा गया, लेकिन एक देश के रूप में सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में कहा। 1940 लाहौर का अधिवेशन, सर्वप्रथम पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की मांग की। बनाने की मांग, ये पहली बार लाहौर के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा। इस प्रस्ताव को बनाया था सिकंदर हयात खान ने और पेश किया था फजलुल हक ने। प्रस्ताव तो बनाया था सिकंदर हयात खान और पेश किया था फजलुल हक ने। ये पाकिस्तान सबसे पहले 1940 ईस्वी में ये मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर के अधिवेशन में ये सब उठाया था। 1940 ईस्वी में देखिए, जब ये विश्व युद्ध चल रहा था और ये प्रांतीय कांग्रेस के जितने भी सरकार के सबने त्याग पत्र दे दिया, तो उस समय कांग्रेस की एक मीटिंग होती है बिहार के रामगढ़ में। ये मार्च 1940 में रामगढ़, ये बिहार में कांग्रेस का समिति की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में वायसराय, उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। उस समय उनसे ये कहा गया कि आप क्या कहते हैं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। इसमें भी कहा गया हमारी पूर्ण स्वतंत्रता अगर आप दे देते हैं केंद्र में बात किया गया, प्रांत में तो मिला ही था। अब ये कहा गया केंद्र में अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे देते हैं तो हम आपको विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे। ये लॉर्ड लिनलिथगो से कहा गया। उसके बदले में लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव दिया अगस्त महीने में, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव। तो
लॉर्ड लिथगोन ने कांग्रेस पार्टी को प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसे अगस्त प्रस्ताव में जो कहा गया था, पहली बार इसमें संविधान सभा की बनाने की बात इसमें भी कही थी। पहली बार इसी में दिखाई देता है कि एक संविधान सभा का गठन होगा, संविधान निर्मात्री सभा का गठन। इसमें कहा पूर्ण स्वतंत्र एक सरकार होगी, इन्होंने घुमा के बात कहा, पूर्ण स्वतंत्र सरकार, लेकिन जिसे उपनिवेश का दर्जा प्राप्त, उपनिवेश का दर्जा, मतलब एक तरफ से तो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उपनिवेश का मतलब होता है कि आप दूसरे देश से शासित रहेंगे। ब्रिटेन यानी कंट्रोल फिर भी ये करे रहेगा। तो ये सब उन्होंने कहा पूर्ण स्वतंत्र सरकार, लेकिन उपनिवेश का दर्जा की बात कहेंगे। तीसरी, उस समय वायसराय के सहायता के लिए एक समिति होती थी, मेंबर होते थे जो वायसराय के साथ रहते थे। इसमें ये कहा गया कि भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाए। वायसराय की कार्यकारी समिति में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो ये अगस्त प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने नहीं स्वीकारा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये ऐसा प्रस्ताव है जैसे किसी दरवाजे पे लगी हुई जंग लगी हुई कील, इसकी तुलना की। तो इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। वो अपनी अलग मांग रही थी, उसकी कोई भी मांग इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग को भी ये अगस्त प्रस्ताव का उनका कोई मतलब नहीं था। तो इस बीच फिर गांधी जी प्रकट होते हैं। ठीक है, जब ये लगता है तो गांधी जी फिर अब आते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में अभी हमने बताया समझौता हुआ। ठीक है, उस समझौते के तहत उन्होंने जो समझौता किया था पृथक निर्वाचक को अलग करने के लिए। ठीक है, बाद में उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो दलित विरोधी हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरान होगा कि 1932 के बाद पूरे 8 साल तक गांधी जी इस बीच में पूरे हरिजन के लिए ही सेवा करते हैं। उन्होंने 41,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की। उन्होंने एक पत्रिका भी निकाला हरिजन, और उस समय जो भी रूढ़िवादिता थी, जहाँ भी अगर किसी मंदिर में किसी दलित को नहीं प्रवेश दिया जाता था तो वो भी नहीं जाते थे। मतलब उस समय उन्होंने हर जगह यात्रा की, और उनके प्रयास से दलितों का उस समय बहुत उत्थान हुआ। तो 1932 के बाद उन्होंने छोड़कर क्या कहते हैं पूरा दलित के ऊपर ही अपना पूरा क्या कहते हैं राजनीतिक जीवन वहाँ पे लगा दिया 1932 के बाद। और एक पत्रिका भी निकाली थी हरिजन। तो यहाँ 1940 ईस्वी में गांधी जी से फिर कहा गया आंदोलन छोड़ने के लिए। देखिए, विश्व युद्ध हो रहा था, तो विश्व युद्ध आप लोग समझिए, विश्व युद्ध में 2 भाग तो बट गया था। एक था जर्मनी और जापान, इटली, ये एक तरफ थे, और इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। बाद में रूस में भी शामिल थे। बाद में
पहले नहीं शामिल होता है। रूस में जब जर्मनी रूस पे हमला करता है तब शामिल होता है। तो देखिए उस समय जापान बहुत ताकतवर देश के सामने उतर रहा था, वो पहले रूस को हरा चुका है, ठीक है। तो जापान आप नक्शे में देखेंगे तो हमारे देखिए इंडिया है, इंडिया के पूर्वोत्तर में जापान की दूरी कम है। जितने बाकी देश हैं, जर्मनी है, इटली है, इससे कम दूरी पे जापान स्थित है। तो भारतीय लोगों को ये भय था कि विश्व युद्ध में होगा तो वहाँ से यहाँ लड़ाई होगी और इसका नुकसान और खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? भारत को। अंग्रेज तो अपने फायदे के लिए युद्ध लड़ रहा है, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारत को। तो इसी संदेश को देने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए, लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि ये विश्व युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, एक सत्याग्रह चलाया गया और इसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा कि एक एक व्यक्ति जाके इस सत्याग्रह को चलाएगा और जनता के पास जाएगा और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में बताएगा कि वास्तव में वो विश्व युद्ध क्यों लड़ रहे हैं और जापान का खतरा कैसे हमारे देश पे मंडरा रहा है। तो इसके लिए एक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये 17 अक्टूबर 1940 को ये सत्याग्रह शुरू होता है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से पहले सत्याग्रही रहते हैं, कौन रहता है? विनोबा भावे। विनोबा भावे वैसे दिल्ली चलो भी इसका एक नारा और था, दिल्ली चलो, एक और दिल्ली चलो नारा इसका भी था, ठीक है। इस आंदोलन का भी नाम एक दिया गया था, दिल्ली चलो। और सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा था तो उन्होंने भी कहा था दिल्ली चलो। तो ये मतलब कंफ्यूज मत करिएगा, इसमें भी कहा गया था दिल्ली चलो। तो विनोबा भावे पहले थे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह था तो इसीलिए जनसमूह ना ज़्यादा होने का, तो इसलिए बहुत नहीं प्रभाव था। एक तरीके से ये शुरुआत की गई थी, लेकिन इसी समय विश्व युद्ध जब अपने पूरी तेजी पे आ गया था, बहुत तेज, तो कई देशों का दबाव भी बढ़ रहा था ब्रिटेन पर भारत की आज़ादी के लिए। अमेरिका, चीन ये दबाव दबा रहे थे कि भारत को आज़ाद कर दीजिए। तो उसी समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चर्चिल। उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर भारत भेजा और उस प्रस्ताव का नाम था कृत प्रस्ताव। चर्चिल ने इसको मार्च 1942 ईस्वी में एक प्रस्ताव भेजा, ठीक है। इसको कहते हैं कृत प्रस्ताव। इस कृत प्रस्ताव में भी भारतीय समय के जो राजनीतिक दल थे उनसे कुछ मांग इसमें थी कि इस मांग को उन्होंने पेश किया। देखिए कृत प्रस्ताव में क्या था, वो मिलता जुलता था जो अगस्त प्रस्ताव दिया गया था और जो कृत प्रस्ताव में बहुत सी समानताएं थी। इसमें भी कहा गया था संविधान सभा का गठन होगा, ये भी कहा गया था। लेकिन इसमें ये कहा गया था कि भारतीय लोग और रियासत के चुने हुए सदस्य आपस में एक संविधान सभा का गठन करेंगे। भारतीय यानी प्रांतों के लोग तथा रियासत के शासक मिलकर संविधान सभा का गठन करें। इसमें एक चीज की कहा गया था
कि संविधान जो बनेगा, अगर प्रांत, केंद्र अलग है, प्रांत अलग है, अगर प्रांत नहीं चाहता है तो वो संविधान उस पर लागू नहीं होगा। प्रांत के विरोध के कारण प्रांत में संविधान लागू नहीं होगा। तीसरी चीज ये कही गई कि जब युद्ध विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी। युद्ध के बाद एक कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी का गठन, जिसमें भारत की जो पूर्ण स्वतंत्रता है, राजनीतिक दलों से बात करके उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट थे क्रिप्स के कि ये दिया गया, लेकिन इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना। ये तो थोड़ा सा इसमें प्रांतों में ये कहा था कि भारतीय लोग अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, ये कहा गया था, लेकिन इसमें एक चीज़ ये कही गई थी कि प्रांत अगर असहमत है तो वो संविधान नहीं लागू। ठीक है, इस समय ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे देश में जो संविधान लागू होता है वो पूरे प्रांत में भी लागू होता है। ठीक है, लेकिन दुनिया में ऐसा संविधान है, अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका में प्रांतों का अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान है। तो वैसे ही इन्होंने भी ये इसी तरीके से ये नियम दिया, लेकिन इस कृत प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी ने विरोध कर दिया, पूरी तरीके से विरोध किया इसका। इसको गांधी जी ने कहा उत्तर तृतीय चेक। यानी पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक कहा इसको। पोस्ट डेटेड चेक मतलब जिसका नहीं, गांधी जी ने ये क्या कहा कि उत्तर तृतीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? चेक का पुराना और नया से क्या संबंध है? कितना होता है, कब एक्सपायर? अरे हम आपको 1 लाख रुपए चेक पे लिख के देते हैं तो आप कब तक पैसा निकाल सकते हैं? 3 महीने। ठीक है, यानी एक सीमित दायरा इसको। ठीक, जो आपने 3 महीने बोला वही गांधी जी ने कहा कि ये जो चेक है वो इसकी समय, यानी अगर 3 महीना बीतने के बाद ये चेक दिया जा रहा है, यानी जो डेट हम लिख के हैं, अगर उस डेट, मान लीजिए हमने आपको चेक दिया और उसमें डेट लिख दिया दिसंबर 2022, तो वो चेक का पैसा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 महीना बीत गया है। तो वैसे ही गांधी जी ने कहा कि ये जो प्रस्ताव है इसका कोई फायदा नहीं, ये एक खराब चेक की तरह है, इसको भुनाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ये गांधी जी का एक कथन था ये कृत प्रस्ताव को लेकर। इसी कृत प्रस्ताव के बाद, देखिए, इसी कृत प्रस्ताव के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। ठीक है, ये बैठक होती है वर्धा, महाराष्ट्र में 1942। वर्धा, महाराष्ट्र 1942। इसी में गांधी जी ने फिर एक आंदोलन चलाने के लिए निर्णय लिया, इसी में कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक पुनः आंदोलन खड़े करने की बात उन्होंने कही। इसी अधिवेशन में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे साथ नहीं देती है तो हम अकेले ही ये आंदोलन शुरू कर देंगे।
ठीक है, बालू की दीवार बनाकर, मतलब उनका एक उदाहरण था, बालू की दीवार को लेकर हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे जिससे ब्रिटिश सरकार बाहर चली जाएगी। तो ये वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ये 14 जुलाई 1942 में ये प्रस्ताव आया था। 14 जुलाई 1942 वर्धा प्रस्ताव। इसी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की बात कही, मतलब कहा, अभी निर्णय नहीं लिया गया, ठीक है। इसके बाद एक और अधिवेशन आयोजित होता है 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में। 1 अगस्त 1942 इलाहाबाद। 1 अगस्त को इसलिए क्योंकि उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इसी को डेट पे ध्यान रखते हुए ये इलाहाबाद में अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि आंदोलन चलाया जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। अंतिम रूप से भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए बम्बई के मैदान में, इसको अगस्त मैदान भी कहा जाता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, इसी मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। और नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को लिखा था गांधी जी ने, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये प्रस्ताव 7 अगस्त को पेश किया गया और 8 अगस्त को पारित हो गया और 9 अगस्त को, 8 अगस्त के लास्ट में ही, कभी कभी 8 अगस्त ही माना जाता है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का यानी शुरू करने का निर्णय ले लिया गया। ये बम्बई के अधिवेशन में ये लिया गया और कृत प्रस्ताव के विरोध के कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया। तो देखिए, ये जो आज का इतिहास है, इसमें इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा और इसमें हमने आपको देखिए जो बताया, इसमें प्रांतों का जो गठन है ये हमने बता दिया कि प्रांतों में सरकार कैसे बनाई, गांधी और अम्बेडकर का समझौता हुआ, द्वितीय सविनय आंदोलन के बाद उनका जो आदेश आया, पंचाट आया रैमजे मैकडोनाल्ड का, ये हमने आपको बता दिया। तो ये पूरा क्या है, क्रमबद्धता है पूरा। और इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में इतना सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रभाव इतना अधिक हो गया पूरे देश में कि लोग बहुत जागरूक हो गए और ब्रिटिश सरकार को भी आगे ये पता चल गया कि अब हम यहाँ मुश्किल है रुक पाएँ, बहुत मुश्किल से रुक पाएँ। ये आंदोलन में जिस तरह से ये आंदोलन चला था भारत छोड़ो, उस तरीके से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी पूरा। और आगे 2-3 घटना और ऐसी हो जाती है कि अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार के कील चुक जाती है और उनको सत्ता छोड़नी पड़ती है। चलिए इसको बंद करते हैं।